हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट फिजिक्स का टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन। सो चलिए हम अब शुरू करते हैं। जब भी हम ग्रेविटेशन का नाम सुनते हैं तब पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है न्यूटन और उनकी वो एप्पल वाली स्टोरी। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वही स्टोरी एक्सप्लेन की है। एक बार न्यूटन एक एप्पल की ट्री के नीचे बैठे थे और सोच रहे थे तो अचानक उनके सिर पर एक एप्पल आकर गिरा। तो नॉर्मल इंसान होता तो उस एप्पल को खा जाता, पर उन्होंने उस पर भी सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा एप्पल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो जा सकता था या एप्पल वर्टिकल के साथ कोई एंगल कर कर चला जाता, पर एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा, वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हुआ। उनके इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उन्होंने उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एप्पल पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि अर्थ उस पर लगा रही है, जो कि उसे अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है, और उस फोर्स को न्यूटन ने ग्रेविटेशन ऐसा नाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये फोर्स सिर्फ अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट्स है उन पर ही नहीं तो बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज पर भी लगता है, जैसे कि हमारा मून। मून को भी अर्थ अपनी तरफ खींचती है और उस पर भी ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट होता है, इसीलिए मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। ये है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की, ये तो हमें पता ही है, पर ग्रेविटेशन के साथ साथ इन्होंने हीट, लाइट, साउंड इन फिजिक्स के ब्रांचेस में भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। उसी के साथ साथ इनके ग्रेविटेशन लॉ केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। ये उनका रीजंस बताते हैं और इन्होंने एक मैथमेटिक्स की ब्रांच को भी इन्वेंट किया था जिसे हम सब अभी कैलकुलस के नाम से जानते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स को डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? आप एक यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक रस्सी ली, उसकी एक एंड को एक फिक्स पॉइंट से बांध दिया और दूसरे एंड पर बॉल बांध दी। अगर हम इस बॉल को इस फिक्स पॉइंट के अराउंड घुमाएंगे तो ये बॉल एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी और एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जिसकी डायरेक्शन इस सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर की तरफ है, डायरेक्टेड है। उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। इस एग्जाम्पल में बॉल और सेंटर को एक रस्सी से अटैच किया हुआ है, इसलिए बॉल जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो इस रस्सी के थ्रू करेगी। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तब उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन उस सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर की तरफ होती है। उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंटर सीकिंग होता है, मीन्स वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और एक एग्जाम्पल है इसका मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जब भी मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा होता है तब वो सर्कुलर मोशन में होता है। यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल में देखा बॉल और सेंटर एक रस्सी से बांधे हुए हैं, पर मून और अर्थ किसी रस्सी से नहीं बांधे हुए, फिर भी मून अर्थ के अराउंड घूमता है। वो कैसे? यहाँ पर मून और अर्थ को बांधने का काम मीन्स ज्वाइन करने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। ये है जोनासन केपलर जिन्होंने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बताए। उसे हम केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक मैथमेटिशियन के प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया और उस पर बेस्ड कुछ लॉज बताए, पर ये उन लॉज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ये नहीं बता पाए कि वो प्लैनेटरी मोशंस वैसे ही क्यों होते हैं। इन्होंने सिर्फ कंक्लूड किया कि प्लैनेटरी मोशंस कैसे एग्जिस्ट होते हैं, पर उनके पीछे का रीजन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर उन लॉज के पीछे का रीजन न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन ने एक्सप्लेन किया, वो हम चैप्टर में आगे देखेंगे। यह है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने बताया कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। यहाँ पर आप इलिप्स की एक डायग्राम देख सकते हैं। यह है इलिप्टिकल ऑर्बिट।
ये सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट नहीं घूमता है, बल्कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और इलिप्टिकल शेप को दो फोकाई होते हैं। ये है उसका फर्स्ट फोकाई और ये है उसका दूसरा फोकाई। तो उन दोनों फोकाई में से एक फोकाई पर सन लोकेटेड होता है और प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है। ऐसा उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया था। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन इलिप्स। अगर हम कोई भी कोनिकल शेप ले लें, जैसे कि ये आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, और उसको ऐसे क्रॉस काट लें, तो यहाँ पर हमें एक शेप मिलता है। ये आप ग्रीन कलर देख सकते हैं। ये एक इलिप्स होता है। ये इलिप्स इस इलिप्स को दो फोकाई होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं F1 और F2। तो अब हम देखेंगे केप्लर्स सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केपलर ने बताया, अगर कोई प्लैनेट है और वो टी टाइम पीरियड में कुछ डिस्टेंस कवर करता है। सपोज यहाँ पर एक प्लैनेट है जो यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू करता है और यहाँ इस रास्ते से जाकर यहाँ पर ट्रैवलिंग एंड करता है। तो इस प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन पहले यहाँ थी और बाद में आफ्टर टी टाइम पीरियड वो यहाँ पर चली जाती है। तो इस टाइम पीरियड में ये लाइन जो भी एरिया कवर करती है वो एरिया मान लीजिए A1 है। तो अगर सेम प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग और सेम टाइम पीरियड T के बाद वो यहाँ जाकर पहुँचता है, तो इस केस में प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन यहाँ पर थी इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में ये यहाँ पर थी। और अब ये लाइन जो एरिया ट्रेस करती है इसे हम A2 एरिया कहेंगे। तो यहाँ पर दोनों भी केस में एक चीज कॉमन है जो है टी टाइम पीरियड। यहाँ पे फर्स्ट केस में भी हमने टी टाइम पीरियड लिया ट्रैवल करने के लिए और सेकेंड केस में भी टी टाइम पीरियड लिया। अगर दोनों केसेस में टाइम पीरियड सेम है तो दोनों केसेस में उस लाइन ने ट्रेस किए वाला एरिया भी सेम होता है, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2। यही केपलर का सेकेंड लॉ कहता है। तो अब आते हैं केपलर्स थर्ड लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, square of the time period of the revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। तो यहाँ पे एक सवाल है, what is mean distance of the planet from the sun? जब भी हम कोई प्लैनेट लेंगे ये उसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी और ये यहाँ पर सन होगा एक फोकस पर। तो जब प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट हो रहा है तो सन और प्लैनेट में का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता। इस पॉइंट पर ये कम है, इस पॉइंट पर ये बढ़ता चला जाएगा और इस पॉइंट पर ये सबसे ज़्यादा होगा, बाद में फिर कम होता चला जाएगा। इसलिए हमें सन और प्लैनेट में का एक कोई भी डिस्टेंस नहीं ले सकते, हमें इन सब डिस्टेंस का मीन निकालना पड़ेगा। तो हम जब ये प्लैनेट और सन में का एक मीन डिस्टेंस निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं कैपिटल R। तो इसी मीन डिस्टेंस की बात हुई है इस लॉ में। अगर और यहाँ पर जो कैपिटल T दिखाया गया है ये है सन के अराउंड घूमने के लिए प्लैनेट को जो टाइम पीरियड लगता है वो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो टाइम पीरियड प्लैनेट लेता है उसका स्क्वायर उसके मीन डिस्टेंस यानी कि कैपिटल R के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स T square is directly proportional to R cube। When we change this proportionality into equality, we get T square is equals to R cube into some constant, that is T square upon R cube is equals to constant। यही केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट करता है। तो अब आते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। वो ये क्या स्टेट करता है? Every object in the universe attracts every other object with a definite force। This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो masses है M1 और M2। इन दोनों में का डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर में का डिस्टेंस D है और यहाँ पर एक F दिखाया गया है। ये है ग्रेविटेशन फोर्स जो इन दोनों के बीच में एक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन न्यूटन ने ये स्टेट किया है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में का जो ग्रेविटेशन फोर्स F है ये इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट को
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इफ हम m1 और m2 बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जेक्ट्स में का बढ़ जाएगा, और अगर हम m1 और m2 में का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होता चला जाएगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इस बॉल को नजदीक लेके आए, d कम करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज होगा। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट करने जाएंगे तो वी हैव टू टेक वन कांस्टेंट हियर, दैट इज g। हम अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देयरफॉर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में। हमने पिछले स्लाइड में देखा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर m1 और m2 दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस होते हैं और d उनमें का डिस्टेंस होता है। तो अगर हमने दोनों भी ऑब्जेक्ट्स के मासेस m1 और m2 यूनिट ले लिए 1 kg और दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स में का डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया, तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो g को इक्वेट करता है और उसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। g के फोर्स की वैल्यू जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की दोनों यूनिट मास 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख के, तो इसकी वैल्यू 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आई। यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? यहाँ पर given things है, दो bodies में का distance that is 1 meter. Weight of Mahindra m1 75 kg, weight of Virat m2 that is 80 kg, and हम सबको पता है universal gravitational constant की value 6.67 × 10⁻11। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जब हम इन सब की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारी फोर्स की वैल्यू आएंगी 4.002 इंटू 10⁻7। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 10⁻7 मीन्स इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, इट टेंड्स टू नेग्लिजिबल, इसलिए हमें ये फोर्स फील नहीं होता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास होते हैं फिर भी ये फोर्स उतना फील नहीं होता, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत नेग्लिजिबल फोर्सेस में से एक होता है। तो अब हम आते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरफ, यानी कि स्मॉल g। हमें पता है अगर कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन मिल जाता है। वैसे ही अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सेलरेशन मिलता है, उस ऑब्जेक्ट को भी एक्सेलरेशन मिलता है और उसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे और इस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है, यानी कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g। हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ एंड द मास। सो अगर हमने कैपिटल M फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू m इंटू g रखी, हमें पता है किसी भी फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स स्मॉल g, तो हमने f की जगह mg रख दिया। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ के mm कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिलती है g की वैल्यू gm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर m मीन्स अर्थ का मास हमने देखा था और r मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन तीनों की वैल्यू हमें पता है, तो अगर हम इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिलेगी g की वैल्यू एज 9.77 मीटर पर स्क्वायर, दैट इज 9.8 मीटर पर स्क्वायर।
यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी मीन्स जी की वैल्यू सरफेस पर हमने देख ली, अभी हमें हमने कैलकुलेट की, वो आई थी 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर वो कांस्टेंट नहीं होती। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के ऊपर चले जाते हैं, मीन्स अगर यहाँ पर हाइट आप देख सकते हैं 0, फिर हमने हाइट 8.8 किलोमीटर बढ़ा दी, और जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते चले जाते हैं और आउटर स्पेस में चले जाते हैं, वैसे वैसे जी की वैल्यू चेंज होती चली जाती है। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 है, पर जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते चले जाएंगे, अर्थ के सरफेस के ऊपर ऊपर चले जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता चले जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो 0 को टेंड होगा। मीन्स आउटर स्पेस में जाकर वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि अर्थ से उस ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियरली 0 हो जाती है, इसलिए हमें वहां पर ग्रेविटी फील नहीं होती। तो हमने अभी देखा कि जैसे जैसे हम हाइट पर चले जाते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे जैसे समझिए ये अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर है, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बिकम्स स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से बड़ा हो जाता है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट में का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट में का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, और दोनों किसी भी दो ऑब्जेक्ट में का डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। सो हियर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट ये डिक्रीज होता चला जाता है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। इसलिए अगर फोर्स डिक्रीज होता चला जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स भी डिक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ये जो जी डैश होगा ये स्मॉल जीज के कंपैरिजन में कम होगा। मीन्स अगर यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 है सरफेस पर, तो यहाँ पर एट सर्टेन हाइट ये 9.8 से कम होगी। पर अगर हम अर्थ के सरफेस के नीचे चले जाए, मीन्स अर्थ के सरफेस के नीचे कोई डेप्थ पर चले जाए, जैसे कि इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, अगर हम डी डिस्टेंस अर्थ के नीचे चले जाए तो फिर भी वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर भी डिक्रीज ही होगा। ये कैसे होता है चलो देखते हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस के नीचे डी डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज होगी, मीन्स ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ अर्थ में का डिस्टेंस कम होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट में का डिस्टेंस कम हुआ और ऑब्जेक्ट में का डिस्टेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हमारी रेडियस ऑफ अर्थ कम हो जाएगी तो हमारे लिए मास ऑफ अर्थ भी कम ही होगा। इसलिए जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ डेप्थ में चले जाएंगे, वैसे वैसे अर्थ की साइज भी कम होती चले जाएंगी, मीन्स मास ऑफ अर्थ भी डिक्रीज होता चले जाएगा, और ग्रेविटेशन फोर्स मास ऑफ अर्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास ऑफ अर्थ डिक्रीज होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स भी डिक्रीज होगा, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स भी डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पर भी जो जी की वैल्यू होगी एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो भी 9.8 से कम ही मिलेगी। तो अब हम देखते हैं मास और वेट में का डिफरेंस। मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट होता है, पर वेट क्यों फील करते हैं हम, क्योंकि हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेट। वेट इज अ फोर्स बट मास इज अमाउंट ऑफ मैटर। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेट की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ होती है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास की वैल्यू ये किसी भी जगह पर यूनिवर्स में आप किसी भी जगह पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो उसकी मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती चली जाएगी। मीन्स हमारा वेट अर्थ पर कुछ अलग आएगा, मून पर
अलग आएगा, क्योंकि वहां पर हम पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा मून की ग्रेविटी की वजह से वो कम होगा, इसलिए हमारा वेट भी मून पर कम ही आएगा। मास की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, पर वेट की वैल्यू जीरो हो सकती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ the gravitation force is zero. If gravitation force is zero, the value of weight is also zero. Outer space में भी gravitation force की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए वहां पर भी हमारा वेट जीरो ही मिलेगा। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। What is the question? Let us read. If a person weighs 750 Newton on Earth, how much would his weight on Moon, given that Moon's mass is 1 by 81 of that of the Earth's mass and its radius is 1 by 3.7 of that of the Earth? यहाँ पर एक पर्सन का वेट दिया है जो कि 750 न्यूटन है अर्थ पर, और हमें उसी पर्सन का मून पर क्या वेट होगा निकालना है। तो अब हम सबको पता है, जैसे कि हमने पहले देखा, वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। मीन्स इस पर्सन का जो अर्थ पर वेट होगा वो मून पर नहीं होगा, मून पर कुछ डिफरेंट वेट आएगा। तो चलिए देखते हैं पहले गिवन थिंग्स क्या है। वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इट इज 750 न्यूटन. Let us assume that mass of earth be me, mass of moon be mn, and radius of earth re, radius of moon rn, and mass of person be small n kg on moon. तो हमारे पास एक यहाँ पर गिवन रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून इज me upon mm 81 and ratio of radius of earth to the radius of moon is 3.7. तो वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 750 न्यूटन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड इसको हम यम स्मॉल m इंटू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स फॉर्मूला। तो अब हमें यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू यानी कि मास ऑफ पर्सन की वैल्यू 750 आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई मिलती है, और यहाँ पर आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ एंड एम ई इज मास ऑफ अर्थ। अब हम देखेंगे वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आता है जी इंटू मास ऑफ पर्सन इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर m की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो हमने पिछली इक्वेशन से मिली थी 750 आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई, अगर m की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये, और if we cancel g on both the sides up and down then we get 750 into r square upon rm square into me upon mm upon me। अब हमारे पास रेशियो है रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का रेशियो है 3.7, तो इसे हम रिप्लेस करते हैं विथ 3.7 दैट इज 3.7 एंड इट गेट्स स्क्वायर्ड हियर, और रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून इज 81। तो यहाँ पर मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ आएगा 1/81, इसे भी हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा वेट ऑफ पर्सन ऑन मून आता है 126.8 न्यूटन। That is, weight of person on the moon is nearly 1/6 of the weight of the person on the earth. इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of the g on the earth. Means value of acceleration due to gravity moon पर अर्थ के मुकाबले कम होगी क्योंकि mass of moon is very less than earth. तो अब हम देखेंगे what is free fall. जब भी कोई बॉडी सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर नीचे गिर रही होती है तब उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। मीन्स उस बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा होता है और वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। Whenever a body moves under the influence of force of gravity alone, it is said to be falling freely. There are three kinematical equations of the motion. In the previous standard हमने सीखा था कि मोशन लॉज ऑफ मोशन में हमें तीन इक्वेशंस मिले थे, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square by 2 and v square is equals to u square plus
2AS। बट यहाँ पर हमने एक चेंज किया है, हमने उस काइनेमेटिकल इक्वेशंस में एक्सेलरेशन की जगह g रखा है, क्योंकि इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं ऑन द इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। An iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground, assuming that the value of g is 10 meter per second square. Calculate time taken by the ball to reach the ground, velocity of the ball on reaching the ground, the height of the ball at half the time it takes to reach the ground. तो given things है, mass of ball 3 kg, distance traveled by ball is 125 मीटर, बिकॉज हमने बॉल 125 मीटर की ऊंचाई से फेंका था। इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, क्योंकि हमने उस हाइट पर से बॉल को सिर्फ छोड़ दिया, हमने उसे कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर बॉल पर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे हम g कहेंगे और उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड्स लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम अगर इस इक्वेशन में सब वैल्यूज रख देंगे तो हमें मिलेगी 125 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, और उसमें से हमें मिलेगा t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। दैट इज बॉल को हम अगर उस हाइट पर से छोड़ देंगे तो उसे टोटल 5 सेकेंड्स लगेंगे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो अब हम आते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन की तरफ। इस सब क्वेश्चन में पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल जब वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, सरफेस ऑफ अर्थ को, तो वो वेलोसिटी क्या होगी। According to Newton's first equation of motion, final velocity is u plus at। तो हमारे पास a means acceleration due to gravity है जिसकी वैल्यू 10 है। t is time period of journey, जब तक वो अर्थ तक पहुंचता है उसके लिए उसे 5 सेकेंड लगते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किया था। तो अगर हम ये तीनों वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारी v की वैल्यू आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। दैट इज बॉल जब अर्थ को स्ट्राइक करेगा तब उसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ। इस सब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हाफ टाइम के बाद बॉल कितनी हाइट पर होगी अर्थ सरफेस से, ग्राउंड से। तो हम देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये बॉल है जिसे हमने यहाँ से फेंका नीचे और ये ऐसे नीचे गिर गई, यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ है। तो हमें इस पूरे जर्नी के लिए लग रहे हैं 5 सेकेंड्स टाइम लगता है। तो अगर मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं कि आफ्टर हाफ टाइमिंग 2.5 सेकेंड के बाद बॉल यहाँ पर पहुंची, तो हमें ये हाइट निकालनी है। दिस हाइट is h from the surface of the earth। तो इस क्वेश्चन में हमें ये हाइट निकालनी है कि बॉल सरफेस से किस हाइट पर होगा आफ्टर 2.5 सेकेंड्स। तो हम इस डिस्टेंस को ऊपर से यहाँ तक की डिस्टेंस को अज्यूम कर लेंगे स्मॉल s। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पर अगर यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए u की वैल्यू है 0, t की वैल्यू है 2.5 हमने अभी देखा, और a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी s की वैल्यू आएगी 31.25। मीन्स यहाँ पर इस s की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमें निकालनी है इस h की वैल्यू। ये कैसे निकाले, h इस पूरी हाइट में से स्मॉल s को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें h हाइट मिलेगी। पर ये पूरी हाइट है 125 जो कि क्वेश्चन में गिवन है 125। तो अगर हम 125 में से स्मॉल s मीन्स 31.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी स्मॉल h की वैल्यू जो कि है 93.75 मीटर। मीन्स आफ्टर हाफ टाइम बॉल 93.75 मीटर हाइट पर होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी?
Energy stored in a body due to gravitational force between body and the earth is called as gravitational potential energy. ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होती है। जो भी अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाती है बॉडी पर, जो भी अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर रहती है, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -Gmm/r+h। यहाँ पर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ अर्थ एंड m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड h इज हाइट ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम देखेंगे व्हाट इज एन एस्केप वेलोसिटी। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर भेजना है तो हमें उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। मीन्स आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं अर्थ और रॉकेट की। अगर हमें इस रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर भेजना है तो हमें इसे कुछ मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी। और अगर हम उस वेलोसिटी से इसे अर्थ के फील्ड के बाहर भेजेंगे तो ये एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाएगा जिस लोकेशन पर अर्थ की ग्रेविटी कुछ काम नहीं कर सकती। मीन्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उस लोकेशन पर 0 है। अर्थ वहां से इस ऑब्जेक्ट को वापस खींच के नहीं ला सकती। इसी के लिए हमें इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, जिससे कि ये अर्थ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और वापस कभी भी लौट कर नहीं आ सकेगा। इसी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ये वेलोसिटी अगर हम बॉडी को दे देंगे तो ये अर्थ की वजह से जो डाउनवर्ड पुल है उसे ओवरकम करके हमेशा के लिए अर्थ से दूर चली जाती है। फॉर एवरी प्लैनेट एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एवरी प्लैनेट escape velocity का फॉर्मूला है √2gm/r, where g is universal gravitational constant, m is mass of that planet जिस पर हमें escape velocity काउंट करनी है, और radius r is radius of that planet, कैपिटल R is radius of that planet जिस पर हमें escape velocity काउंट करनी है। फॉर अर्थ escape velocity की वैल्यू है 11.2 km/s। तो अब हम यहाँ पर escape velocity पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। Calculate the escape velocity on the surface of the moon. Given the mass and radius of the moon to be 7.34 into 10⁻22 kg and 1.74 into 10⁻6 meter respectively. यहाँ पर हमें मून पर escape velocity calculate करनी है। Given things है radius of moon and mass of moon और g की वैल्यू जैसे कि हमें पता है। तो हमें escape velocity का फॉर्मूला भी पता है, अभी हमने पढ़ा था √2gm/r। तो हमें यहाँ पर कैपिटल M की जगह मास ऑफ मून रखना पड़ेगा और कैपिटल R की जगह रेडियस ऑफ मून रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें मून पर इसके वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ये दोनों चीज़ें इसमें रख देंगे तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आफ्टर कैलकुलेशन इसकी वैल्यू आती है 2.37 km/s। मीन्स अगर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस वेलोसिटी से मून से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो वो हमेशा के लिए मून के ग्रेविटेशन से एस्केप हो जाएगी। ये वेलोसिटी अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।